नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आपके सामने आज एक बहुत ही ज़रूरी बातचीत के लिए मैं छत्तीसगढ़ के एक सबसे बड़े पुलिस अफसर रहे हुए R.K. विज साहब के साथ यहाँ मौजूद हूँ। R.K. विज यहाँ से स्पेशल DG होकर रिटायर हुए, लेकिन बहुत सारे रिटायर होते हैं लोग, ये उनकी खूबी नहीं है। उनकी खूबी ये है कि वो देश में आज की तारीख में राष्ट्रीय अखबारों में लिखने वाले, सबसे अधिक लिखने वाले IPS अफसर हैं। जिन अखबारों के एडिटोरियल पेज पर छपने के लिए लोग तरसते हैं, उन अखबारों के एडिटोरियल पेज पर विज साहब लगातार छपते हैं। ऐसा शायद ही कोई पखवाड़ा रहता हो जब उनका लिखा हुआ कोई लेख हमको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे किसी अखबार में देखने के लिए न मिलता हो। वो पुलिस से जुड़े, न्यायपालिका से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर लिखते हैं। इससे परे उनका एक छोटा सा परिचय मैं और देना चाहूँगा। गांधी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लिखा है, और अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो पुलिसिंग और गांधी इससे मिलते जुलते किसी एक जुड़े हुए विषय पर विज साहब की PhD भी है। अभी उन्हीं से मैं पूछता हूँ इस बात को। आज मैं एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए उनके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट की उन्होंने आलोचना की है। आमतौर पे पुलिस में रहते रहते आलोचना के तेवर खत्म होने लगते हैं, लेकिन उनके बीच अभी जिंदा है। शायद यही वजह है कि हम कई बार उनसे बात करते हैं। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की आलोचना की है जिसमें एक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत जो मामला उसके खिलाफ चल रहा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, वो मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि ये दोनों ही दफ़ाएं नहीं लगती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मेरी खास फिक्र का एक मुद्दा है। आपने देखा होगा, हम अपने अखबार के एडिटोरियल में, इस चैनल के विडिटोरियल में कई बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के व्यापक मुद्दे पर बात करने के लिए मैं विज साहब के साथ शुरुआत करता हूं मद्रास हाई कोर्ट के जिस जजमेंट की उन्होंने आलोचना की है। विज साहब, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करने की? क्या है उसमें ऐसा? देखिए, वो जजमेंट जो बोलते हैं कि प्राइमा फेसाई, जिसको जो कानून के जो कंटेंट्स है उसको पढ़ने से जो लगता हो कि उसके खिलाफ है, हाँ। वो मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि हाँ। जो इंटरप्रिटेशन जो कानून, उसमें कुछ बहुत वृद्ध इंटरप्रिटेशन की भी मुद्दा नहीं थी, हाँ। केवल एक सब क्लॉज को ठीक से पढ़ना था, हाँ। तो मुझे लगा वो उसके कहीं ना कहीं खिलाफ है। उसमें डाउनलोड की गई थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हाँ। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हुआ था, हाँ। वो उसने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में। उसके खिलाफ पोक्सो के तहत भी चार्जेस थे और IT एक्ट में भी चार्जेस थे, हाँ। और ये रिकॉर्ड पे आ चुका था कि उसके फ़ोन में 2 फाइल चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मौजूद है। ये फोरेंसिक साइंस की जो लेबोरेटरी रहती है, हाँ। उसमें भी ये प्रमाणित हो गया था। उसने एक्सेप्ट भी समहाउ, उसमें ज़्यादा शक की गुंजाइश नहीं, कोई शक की ज़्यादा गुंजाइश। डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल सबूत जो हैं जी, वो आमतौर पे आसान रहते हैं साबित करने में। जी बिल्कुल, जब डाउनलोड करते हैं, अदालत में गवाह जैसे पलट जाते हैं, ये सबूत वैसे आसानी से नहीं पलटते। जी, अब क्योंकि ये हाई कोर्ट था तो अभी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की वो स्थिति नहीं आई, हाँ। थी, लेकिन उस व्यक्ति ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ। बहुत पहले से वो इस प्रकार की पोर्नोग्राफी देखते रहा है। तो जब हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया, बोला कि उसमें जो मेन मुद्दा था कि अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी मटेरियल को प्राइवेट स्पेस में देखता है, हाँ। तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे मैं एक बंद कमरे में अगर पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी दोनों पे लागू है ये? जी, मुद्दा यही था। ऐसा? जी, मुद्दा यही था। उन्होंने एक पुराने किसी एक जजमेंट का, केरला हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन वो IPC का एक सेक्शन है 292, हाँ। जिसमें है कि ऑब्सीन मटेरियल है, हाँ। उसको बेच नहीं सकते, हाँ। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो उसका हवाला उन्होंने दिया। जब मैंने उसको देखा तो वो एक्चुअली वो अडल्ट पोर्नोग्राफी के लिए था, हाँ। वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे लागू ही नहीं होता। मैं इसीलिए ये फर्क समझना चाह रहा था। एडल्ट पोर्नोग्राफी का मुझको कई फैसले याद हैं जी, कि पति पत्नी अपनी खुद की फिल्म बना लेते हैं, खुद ही आनंद लेने के लिए देखते हैं, तो ये क्राइम नहीं है जी। एडल्ट लोग बंद कमरे में बिना खरीदी बिक्री की नियत से अगर डाउनलोड करके देख लेते हैं तो ये क्राइम नहीं है, ऐसा याद पड़ रहा था। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुझको
लग रहा था कि ये उतना आसान नहीं होगा कानून। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो 292 की मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी की, जब ये आईटी एक्ट पोक्सो नहीं आए थे, तो उस समय ये एक जजमेंट आया था कि जिसमें ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विजा विजी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है और इस सब का एक व्याख्या की थी कोर्ट ने कि अगर अडल्ट व्यक्ति सहमति से ऐसा कर रहे हैं तो और प्राइवेट स्पेस में अनलेस कि वो उसको पब्लिश कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉमर्शियल पर्पज से यूज कर रहे हो, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये मिसरीड किया हाई कोर्ट ने। ये सही है। उसमें आपको लगता है एडल्ट के बारे में जो बात थी उसको बच्चों पे भी लागू कर एकदम उन्होंने बच्चों पे लागू कर दी। लेकिन उसके अंदर देखिए दो प्रकार के उसमें अधिनियम लगे थे। एक था पोक्सो। पोक्सो इज वेरी पर्टिकुलर कि जिसमें बच्चों का उपयोग किया गया। तो ये सही है, उसने डाउनलोड किया था, उसने खुद बच्चे का उपयोग नहीं किया था, उसने खुद शूट नहीं किया था। जी हाँ, तो इसलिए वो पोक्सो उसमें नहीं लगता था। लेकिन जो दूसरा आईटी का है कि ऐसी चीजें अगर आईटी के माध्यम से आप स्प्रेड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो अपराध है। तो आईटी एक्ट में एक 67 धारा है, 67B, और उसका भी एक बी क्लॉज है। उसमें 5 क्लॉजेज हैं, ABCDE। तो उसमें अलग प्रकार से है, लाइक एक में है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पब्लिश करेंगे, उस प्रकार से। एक में आप बच्चों को एंटाइज कर रहे हैं, एक में इसी प्रकार से प्रमोट करने का है, इसी में इस प्रकार है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ चीज, तो वो अलग है। लेकिन एक प्रावधान ये बोलता है कि इफ यू अटेम्प्ट टू और इफ यू एक्वायर, सीक, ब्राउज एंड डाउनलोड, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ब्राउजिंग में भी फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। इट मींस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक। मैं इस चर्चा को करने के लिए अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को समझना चाह रहा था और मैं उसको ब्राउज कर रहा हूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, सब्जेक्ट को, वहां तक वो क्राइम नहीं होगा। हाँ, वहां तक वो क्राइम नहीं होगा। एकेडमिक पर्पस से मैं अगर उस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूं तो नहीं होगा। जी। लेकिन अगर मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट, मैं अगर लिखूं चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो, और उन वीडियो को मैं सर्च कर रहा हूं, जी हाँ, तो मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत में गुनहगार हो सकता हूं। जी बिल्कुल, आप गुनहगार ऐसा है। जी बिल्कुल, और यही कानून है आज की तारीख में। तो क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने पोक्सो और आईटी एक्ट दोनों में उन्होंने लगा कि ये दुरुपयोग हो रहा है कानून का, जबकि वो उस पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ये लागू नहीं होता था। और आईटी एक्ट के तहत ये स्पष्ट अपराध है। तो वो मुझे लगा कि वो यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में रियायत नहीं मिलती है, ये प्राइवेट रियायत नहीं मिलती है। जी बिल्कुल ठीक। कोई व्यक्ति अपने ही बच्चे का बना ले वीडियो पोर्नोग्राफी, जी, उस पे भी ये लागू बिल्कुल होगा। आपने बच्चे का उपयोग भी किया, आपने रिकॉर्ड किया, ये तो पोक्सो में भी आएगा और आईटी एक्ट में भी आएगा। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। केरल में एक मॉडल है, उनके बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ी। केरला हाईकोर्ट ने उनको बरी किया, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में रखकर उनको लोअर कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। ये महिला जो है ये हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने इस महिला के पक्ष में फैसला दिया, इनके केस खारिज कर दिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन पे लागू नहीं होता। जी। केस क्या था? इस महिला के बच्चों ने कहा कि हम तुम्हारे बदन पे पेंटिंग करना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। उसने कहा ठीक है करो। जी हाँ। तो वो अपने पूरे कपड़े उतार के लेट गई और उसके बच्चों ने पूरे बदन पर पेंटिंग की। जी हाँ। और इसके वीडियो, इसकी फोटो उसने पब्लिश की, अपने फेसबुक पे डाला, इधर डाला, मुझे उधर मैंने भी डाला। पढ़ा है इसको। जी। तो उसको गिरफ्तार कर लिया केरला की पुलिस ने कि आपने बच्चों को से चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाई है, एक सेक्सुअल एक्ट में शामिल किया है। जी। उसने कहा माँ और उसके बच्चे, इनके बीच में कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं है, ये वो मेरे बदन को कैनवास की तरह यूज करना चाहते थे। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने कॉन्टेक्ट्स से केरला में उस महिला से संपर्क किया, उसको फिर हमने अपने चैनल के लिए इंटरव्यू किया था, आपको लिंक भेजूंगा मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है वो, जिसमें वो महिला बतला रही है कि उसने क्या सोच के ऐसा किया था। तो हाईकोर्ट ने पूरी तरह से साफ फैसला देकर केरल सरकार के खिलाफ और उसको बरी किया, उस महिला को। मुझे याद आ रहा है मैंने ये पढ़ा था। क्योंकि उस पूरे एक्ट में कहीं भी वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या इस टाइप का इंटेंशन था ही नहीं, एक्ट ऑफ सेक्स नहीं था, कोई सेक्सुअल उसके बिना इंटेंशन के कोई अपराध इस प्रकार का हो नहीं सकता। तो और एक माँ अपने बच्चों के साथ, अगर आपको याद होगा यूरोप में इधर उधर दुनिया भर में देखें तो माँ और बच्चों की जो मूर्तियां जो बनती हैं,
आप उसमें से हिंदुस्तान में आज के माहौल में किसी को भी ऑब्सीन बोल सकते हैं जी कि ये नग्न है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोर्ट ने बहुत अच्छा उसी जिसकी आप बात कर रहे हो उस केस में मैंने उसको पढ़ा था। हाँ। और उसके अंदर न्यूडिटी और ओब्सीनिटी को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया। जी हाँ, न्यूडिटी तो हमारे यहाँ कुंभ जी में हाँ, नागा साधु जो न्यूडिटी हैं, तो कई उसमें चित्र हैं nudity हमारे रिलीजन में, एजुकेशन, खजुराहो में, एजुकेशनल उसमें, जी हाँ, कई जगह यूज कई होते जगह है न्यूडिटी। मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, तो वो उससे वैसे भी जैसे मैंने बताया उसमें वो कानून की परिधि से बाहर रहते हैं। हाँ। तो ये डिफरेंशिएशन और वो जो मुझको क्या लग चीज रहा है लेसिवियस है। आपसे बात करते हुए एक दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग दुनिया भर के सैकड़ों मुद्दों पे आ जाते हैं। जी। आपकी जानकारी बहुत है इसलिए, लेकिन मैं फिर ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट तो आपने बताया आपको क्यों गलत लग रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचेगा ये केस, जी तो मुझे अगर पहुंचेगा जी तो वहाँ जो फैसला होगा उसको हम फिर देखेंगे जी कि हाँ। आपकी आलोचना सही थी या जज सही थे। ये तो हमेशा ही खुला रहता है देखने के लिए। बिल्कुल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक आम व्यक्ति के नज़रिए से कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कानून कौन कौन से लागू होते हैं। तीसरा, कौन सी एजेंसियां हैं देश के भीतर की, देश के बाहर की, क्योंकि मैं अभी हर 15 दिन 20 दिन महीने भर में सुनता हूँ कि इस छोटे से स्टेट छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई एक व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है। जी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति ने अपने फ़ोन से, लैपटॉप से अपलोड किया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपलोड किया था, पोस्ट किया था, गिरफ्तार हो गया। मैं चेहरा देखता हूं उनका तो इतना दीनहीन गरीब जैसा चेहरा लगता है कि मुझको समझ नहीं आता कि क्या इसको इस बात की गंभीरता थी कि नहीं। थोड़ा सा इस मुद्दे को समझाइए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वैसे तो इसकी डेफिनेशन भी अगर आप पोक्सो देखेंगे तो बहुत अच्छी डेफिनेशन उसमें दी हुई है, क्लियर डेफिनेशन आई मीन टू से, कि अगर कोई विजुअल डिपिक्शन है बच्चे का सेक्सुअल एक्ट कंडक्ट में, तो दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। विजुअल, इट हैज टू बी विजुअल, इट हैज टू बी विजुअल, इट कैन नॉट बी जस्ट ऑडियो। नो, इट इज ऑडियो, ओके, ऑडियो वीडियो मीन्स में हो। हाँ, वही ऑडियो वीडियो मीन्स उसको लगा ऑडियो को एग्जाम्प्ट कैसे कर देंगे। हाँ, नहीं, वो मिक्स समझिए। हाँ। तो ये जो ऐसा डिपिक्शन है, कोई भी कंटेंट हो उनका, कोई चाहे भी, वो स्टिल फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कंप्यूटर जनरेटेड हो, इवन दैट आल्सो जनरेटेड, इट इज आल्सो कवर्ड। जी हाँ, जो कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्में बनती है, एक्चुअली पर्पस है कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज द ऐसा। जी हाँ। तो ये जो कार्टून फिल्में जिनको हम कहते हैं, लेकिन वो उस परिधि में आनी चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए किसी ने बच्चे को कैरेक्टर बना के और उसमें सेक्सुअल एक्ट डाल दिया, जी हाँ, तो वो क्या क्राइम वो भी इसमें आएगा? वो क्राइम के बेस में। अच्छा, जी हाँ। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है, आप देखेंगे सब प्रकार के इस प्रकार के, लेकिन मैंने बोला जो इंटेंशन है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और बच्चे का डिपिक्शन उस प्रकार से होना चाहिए कि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है, ये चीज़ इसके अंदर मेन कानून की। तो इसमें 3 प्रकार के कानून है। मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन और चाहूँगा। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उसका किया गया हो, आपने कहा जी, क्या ये फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन जरूरी है कि उसकी न्यूड तस्वीरें खींच लेना भी एक्सप्लॉइटेशन? दोनों इसके अंदर आएंगे, एक्चुअली दोनों आएंगे। इसीलिए मैंने बोला जब फोटोग्राफ है वो भी इसमें सम्मिलित है, वीडियो भी सम्मिलित है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली जो वर्ड पोर्नोग्राफी यूज होता है वो इंटरनेशनली इस शब्द को अब यूज करना बंद कर दिया है ग्रेजुअली। जो यूज होता है वो होता है CSAM, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल, और उसमें ये इसीलिए यूज करते हैं कि पोर्नोग्राफी में कहीं ना कहीं कंसेंट इम्प्लाई होती है। अच्छा, तो लेकिन बच्चा जो है वो कंसेंट देने के लायक नहीं होता है, ऐसी असम्पशन भी कानून की है। उसके कंसेंट की कोई मतलब ही नहीं, वैल्यू नहीं है। इसलिए ये शब्द ग्रेजुअली जो है उसमें मैंने ये भी लिखा था कि सरकार से कि इस शब्द को बदलना चाहिए। इंटरनेशनल जैसे लेवल से हमारे यूज हो रहे हैं उस प्रकार से उसको उपयोग करना चाहिए। तो मैं कानून की बात कर रहा था, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब 3 कानून है, IPC में भी सेक्शंस हैं 292, 293, 94, इस पर 292 बेसिकली ये IPC वही है जो बहुत जल्दी भूतपूर्व IPC होने जा रहा है, जो बहुत जल्दी न्याय अधिनियम होने वाला है, संहिता या जी, न्याय संहिता होने वाली, भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके तहत ही एक्चुअली ये अडल्ट पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, वो अपराध नहीं होगा। उसी के तहत ही जब व्याख्या की गई थी हुआ था। तो उसके अंदर ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग सब कुछ इंक्लूड है।
और इलेक्ट्रॉनिक चीज एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर ये आईटी कानून नहीं बनता तो इसमें अपराध नहीं था, वो आईपीसी इस धारा में भी अपराध होता। अच्छा। तो मतलब उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन अभी जैसे स्पेसिफिक आने लगे तो और स्पेसिफिक कानून बनने लगे। अब पोक्सो में है, बच्चों से रिलेटेड है, उसके अंदर जो सेक्शंस हैं, जैसा इसमें बरी भी किया गया, क्वैश की गई प्रोसीडिंग्स जो जुडिशियल थी कि बच्चों का उपयोग हो। हाँ। एक सेक्शन है जिसमें डेफिनेशन है हाँ। कैसे उपयोग हो सकता है। फिर बच्चों का उपयोग पोर्नोग्राफी के लिए किया गया है तो वो पनिशेबल 5-7 साल, पहली बार 5 साल, दूसरी बार 7 साल, काफ़ी उसमें फाइन भी है, वो अपराध है। पोक्सो में जो स्टोर करना ये सब भी अपराध है, लेकिन उसमें कुछ एक साथ में एक कंडीशन लगी हुई है कि वो या कमर्शियल पर्पस के साथ के लिए किया हो स्टोर, हाँ उसकी किया हो, या डिस्ट्रीब्यूशन उसको पब्लिश करने के लिए, तो वो इंटेंशन एक दूसरा एक्ट साथ में उसमें प्रूव करना होता है। मेयर डाउनलोडिंग या पोजेशन इज नॉट ऑफेंस अंडर पोक्सो। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि अगर हम सर्च भी करते हैं, मैं वो आ रहा हूँ तीसरे कानून पे आ रहा हूँ, तो ये पोक्सो था। पोक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शन, तो वो चाइल्ड ओरिएंटेड है, चाइल्ड की प्रोटेक्शन, उसका उपयोग ना हो। आईटी में थ्रू आईटी मीन्स, तो उसमें आईटी मीन्स मतलब उसमें चाइल्ड का उपयोग करना भी सम्मिलित है वैसे, लेकिन इसमें तीसरे कानून में ये बहुत स्पष्ट है। उसके अंदर एक 67 धारा है, उसको बाद में अमेंड करके 67A(b) किया गया। पहले में था इट वाज जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ 292 ऑफ आईपीसी कि ऑब्सीन मटेरियल जो है अगर आप पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो ऑफेंस था। 67A में कंडक्ट और एक्ट भी लिया गया, अच्छा, सेक्सुअल एक्ट, और 67B में बच्चों के एक्ट कंडक्ट उसको सम्मिलित किया गया। तो उसके अंदर ये डाउनलोड करना, ब्राउज करना, सीक एक्वायर करना, ये ऑफेंस। तो 3 कानून जो हैं बेसिकली। जो आप कह रहे हैं उसमें एक क्यूरियोसिटी है मेरी जी। बच्चे अगर आपस में खेलते हुए कोई एक दूसरे के सेक्सुअल एक्ट के या उस किस्म के, उस इंटेंट के वीडियो बना ले, मान लीजिए आजकल सबके हाथ में कैमरा है जी, उसमें कौन सा कानून लागू होगा? आर दे एग्जम्प्टेड? देखिए, दे वुड बी जुवेनाइल पर्सन इन कन्फ्रंटेशन विद आपने खुद जवाब दे दिया इसका। देखिए लागू तो होगा, लागू होगा, लेकिन वो जुवेनाइल एक्ट है, अगर वो 18 से कम है, एक्ट में कवर होगा, वो कवर होगा, दे आर नॉट एग्जम्प्टेड, कवर होगा उसके अंदर, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें रिहेबिलिटेशन का वो है, प्रावधान है, अलग रखा जाएगा। लेकिन ये क्राइम में कवर आ रहा है। लेकिन क्राइम तो क्राइम है। बच्चे, नाबालिग बच्चे अगर दूसरे बच्चों का अगर ऐसा कोई फिल्म, वीडियो, फोटो बनाते हैं जो लगता है कि ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए है, जी हाँ, अगर इंटेंट है तो अपराध की परिधि में आएगा ऐसा। लेकिन उसमें भी अपराधी लेकिन तालाब में नहा रहे हैं सब बच्चे नंगे होकर, तो उसमें एक दूसरे की फोटो खींच ले, हाँ, तो ये सियो मोटो अपराध नहीं होगा, अनलेस कि हम प्रूव करें कि उस इंटेंशन से क्या करने वाले थे। ऐसे फोटो तो बच्चे खींच लेते हैं। और इसमें भी अपराधी की अलग अलग, आपने देखा होगा कि अलग अलग एज रहता है। 7 साल से कम बच्चा अपराध करता है तो नहीं माना जाता है, माना जाता है कि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बात की क्या कौन सी। 7 से 12 में यू हैव टू प्रूव कि उसमें कॉन्सिक्वेंसेज उसको अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक बात। और 12 से ऊपर में अब चलाया जा सकता है, ये आईपीसी उसके हमारे प्रावधान है। लेकिन पोक्सो में अब जुवेनाइल को लगता है बच्चों में, तो उसके जो प्रावधान है वो माना जाता है कि ही इज ऑल्सो विक्टिम सॉर्ट ऑफ, उसको नॉलेज नहीं है। और अभी तो 2-3 साल का उसमें एक आ भी गया है कि वो बच्चे ने अगर वो जुवेनाइल भी है और हीनियस ऑफेंस है तो उसको एज अडल्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। जो निर्भया गैंग रेप केस में हुआ था, उसमें एक जुवेनाइल रेपिस्ट भी था। जी हाँ, जी हाँ। तो उसको उस तरह से अलग ट्रीट किया गया, उसको अलग किया गया। हालांकि जब वो अपना सुधार गृह वगैरह से जहाँ से भी जब वो निकला तो उस वक्त तक शायद एडल्ट हो चुका था, वो ऐसा कुछ लेकिन वो अपराध करते समय क्या एज थी, दैट इज मोर रेलेवेंट। मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जगह जगह चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल, मैं अभी उसी शब्द को यूज कर रहा हूँ, जी, तो इसको अपलोड करना, इसको लेकर कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को गंभीरता का एहसास है कि ये कोई क्राइम करने जा रहे हैं, कि ये इग्नोरेंस में कर बैठते हैं? मैं आपका पहले जो प्रश्न था वो उसमें अधूरा उत्तर है, उसके साथ जोड़ के इसका उत्तर देता हूँ। देखिए अभी जो पूरे वर्ल्ड में कैसे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, देखिए 2-3 मॉडल्स हैं जैसे हम कार्रवाई करते हैं। अमेरिकन मॉडल है, अमेरिका में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मैंडेटरी डिलीट करना है। वहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NACMEC बोलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग
एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। अच्छा, ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब ये इसको गवर्नमेंट जो है फेडरल रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं फंड भी देती है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है टू आइडेंटिफाइज पोर्नोग्राफी एज ए चाइल्ड, CSAM जो है, और वो करके फिर उसको ISPs को मैंडेटरी है उसको डिलीट करना, उसको रिमूव करना। तो ये एक मॉडल है जो मुझे लगता है सबसे पॉपुलर है, इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो उस एजेंसी का जो उद्देश्य है वो लॉ एनफोर्समेंट सेकेंडरी मानते हैं वो कि पनिश करें, बच्चों को बचाना प्राइमरी पर्पस है। कितने बच्चों को जाल से, इस बिजनेस से बाहर निकाला, ऐसा अगर नहीं रोक पाए तो उनकी वीडियो या फोटो चारों तरफ फैल जाएंगे। हाँ, तो वो रोकने का उसमें करते हैं, फिर एक सामाजिक यातना का शिकार होंगे। जी 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 जी, एक ये मॉडल है। तो हमने जो सहायता ली, मैं इसी को पूरा करता हूँ पहले। तो इंडिया ने, हमारे MHA ने, NCRB रादर जब एग्जीक्यूट करने की बात थी, तो उस एजेंसी के साथ एक अग्रीमेंट किया हमने, 2019 में किया था, तो 4 साल होने को आने वाले हैं, कि अगर हमारे देश में कहीं भी कोई अपलोड करता है, तो क्योंकि जैसे आप भी बता रहे थे कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े स्पष्ट रहते हैं, वो रेत पे कदमों के निशान जैसे नहीं रहते कि अगली लहर के साथ गायब हो गए। जी जी बिल्कुल। तो वो जिस सर्वर से जिस समय पे अपलोड हुआ वो नोट रहेगा। आपने कौन सा डेटा पैक यूज किया, किस समय, वो नोट रहेगा। टाइमिंग्स आपको चेंज करने हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन, लोकेशन, अपलोडिंग प्लस मटेरियल प्लस मटेरियल सब रिकॉर्ड में। तो वो जियो टैग करके वो उनका एक प्रावधान है, एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसको दे कॉल इट साइबर टिप लाइन प्रोग्राम। तो वो इस प्रकार से जहां भी देखते हैं कि बच्चे की ऑडियो, वीडियो या पिक्चर अपलोड हुई है इस प्रकार की, तो वो उसकी जियो टैग लेकर समय पूरी डिटेल्स निकाल के, वो जैसे हमारे साथ अग्रीमेंट है, तो दे सेंड इट टू NCRB, पास ऑन करते हैं, वो हमारे NCRB को आता है। और हमारे यहाँ पे अभी थैंकफुली सभी पुलिस स्टेशन कंप्यूटराइज्ड हैं, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके तहत। तो वो उसी के थ्रू हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट आती हैं और फिर वो संबंधित थाने को चली जाती हैं। तो जो आप बता रहे हैं वो काफ़ी एविडेंस जो है वो हमको वहीं से मिल जाता है, हमको केवल और तेज रफ्तार से आता है। एक बार पकड़ में आ गया, जी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है, वो तेजी से आ जाता है। जी जी। तो वो बड़ा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहती है और उस पर कार्रवाई जो है तेजी से तत्काल। तो मैं देख रहा था उसमें करीब 2 बिलियन 1-2 साल पहले की रिपोर्ट है, इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, मतलब 20 लाख टाइप की, इतना ज़्यादा ये 2 मिलियन, हाँ जी हाँ 2 मिलियन 20 लाख, हाँ 2 मिलियन, इतनी ये रिपोर्ट हिंदुस्तान की। और ये भी डाटा 2 साल पुराना डेटा है। हिंदुस्तान में 2 साल पहले तक 20 लाख ऐसे कंटेंट की रिपोर्ट आ चुकी थी टोटल, जो अपलोड करने की। जी, अपलोड करने। अगर 20 लाख अपलोड हो चुके थे तो हो सकता है कि 20 करोड़ कंटेंट बिना अपलोड किए हुए लोगों के पास हो, क्योंकि हर कंटेंट को अपलोड तो नहीं करते हैं लोग। हाँ, यू आर राइट। जो ट्रांसमिट करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा हूँ, ये अपलोड नहीं कहलाएगा। ये अपलोड, देखिए अपलोड का मतलब है कि मोर देन वन, ये म्यूचुअल हुआ। एक्चुअली ये जो जाता है ये मैसेंजर में है। ये देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि कंटेंट्स जो हैं उस सर्वर के थ्रू आ रहे हैं। कई बार कंपनीज मना करती हैं इस प्रकार की कि हम कंटेंट सेव नहीं करते हैं, लेकिन मैसेज आपने अगर मुझे किया है तो दैट टाइम इज रिकॉर्डेड उनके सर्वर में, कुछ ना कुछ फुटप्रिंट उसका रहता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन रीड नहीं करते, हाँ कई जगह रहते हैं, कई जगह नहीं जाते। तो ये भी देखने वाली बात है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। नहीं, इस पे कोई कानूनी खतरा है क्या? मैं कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने शेयर किया मिससे, तो शेयरिंग इज एन ऑफेंस। वो एक्ट लागू होगा, एक्ट IT का एक्ट लागू हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो उसकी तरह साइबर टिपलाइन रिपोर्ट जो है वो सभी जिलों में जाती हैं, थानों में जाती हैं, कार्रवाई होती है। और ये अभी इस प्रावधान के तहत हम लोग, ये तो है जो वहां से आती हैं, उसके अलावा जो लोकल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो हिंदुस्तान में एक्शन जो है ये अभी पूरी तरह से उस एक इंटरनेशनल बॉडी से मिली हुई इंफॉर्मेशन पे हो रही है। ज़्यादातर कई लोकल दूसरी भी मिलती हैं तो वो भी पुलिस एक्ट करती है, मतलब कई लोकल भी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं बनाने का, ये ऐसा हाँ कम हो सकता है, ऐसा सुनाई नहीं पड़ता। मुझको लगता है दुनिया के ऐसे आइडेंटिफाइड देश अलग हैं जो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और वैसे टूरिज्म के लिए बदनाम हैं, जहां लोग पहुंचते हैं, बच्चे जहां पर हासिल हैं उनको सेक्स के लिए उनकी फिल्में बनाते हैं। आपको याद हो करीब 1-1.5 साल पहले CBI ने 1-2 अभियान मिशन चलाए थे।
एक था कार्बन समथिंग और एक था क्लाउड मेघ, ऑपरेशन मेघ। तो ऑपरेशन मेघ ये था कि इवन जो क्लाउड है उसमें अपलोड थी पोर्नोग्राफी मटेरियल, और एक में सिंगापुर की जो हमारी इंटरपोल की यूनिट है उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन आई थी। तो ये सही है। इवन अमेरिका की एजेंसी भी मानती है कि लोग रिपोर्ट करते हैं, पब्लिक रिपोर्टिंग जो है उसका प्रतिशत नेग्लिजिबल है। जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली जो मॉनिटरिंग होती है उसकी तरह ही वो फिंगरप्रिंट बनाते हैं, हैशटैग करते हैं और उसको रोकने की, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। एक चीज लग रही है कि जो नई AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी और डिफिकल्ट जितना स्कोप मैं देखता हूँ तो मुझको लग रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए ऐसे कंटेंट को पकड़ना पहले के मुकाबले लाखों गुना आसान हो जाएगा। ऐसे कंटेंट को देख के फिल्टर करके कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में ली है जो बिना कपड़ों के हैं तो उसको निकालना भी है जी, वरना वो अगर फिल्टर से निकल जाएगा ऐसा फोटो। इवन जो अभी भी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट आती है उसमें कई प्रतिशत ऐसा है जो एक्चुअल सेक्सुअल वाली नहीं पाई जाती, इंटेंशन वाली नहीं पाई जाती। जैसे आपने छोटे बच्चों को बताया, पिला रही है उसको, क्योंकि जो न्यूड पिक्चर्स रहती हैं उस प्रकार के भी आते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रोग्राम है, वो आइडेंटिफाई करता है आपके प्राइवेट पार्ट्स को, टच उसको करता है, आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट भेजता है। तो कुछ ऐसे रहते हैं वो हम अपने बच्चे की भी बिना कपड़े की फोटो अगर फेसबुक में डालें, फेसबुक रोक देता है उसको। जी हाँ, वो रोक भी सकता है, वो टैग होके आपके पास आ भी सकता है, वो वहां से नोटिस आ जाता है जी 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 कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है हमारे पैरामीटर। तो एक ये पहला हुआ जो अमेरिकन एजेंसी वाला है जिसके साथ हमारा अग्रीमेंट है। दूसरा है जो एक ब्रिटिश मॉडल है। ब्रिटिश मॉडल में एक आपने देखा होगा, वहाँ भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। वो भी यही काम करती है, उनका भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आइडेंटिफाई करती है। और उसके बाद हालांकि उसमें ISPs लॉ के तहत उनको कंपेल नहीं करते, लेकिन कोलैबोरेशन ऐसा है कि वो रिमूव होता है। ये दूसरा एक मॉडल है। तीसरा है यूरोपियन कंट्रीज का, एक्चुअली इन होप हॉटलाइंस हैं ये, इंटरनेशनल हॉटलाइन ऑपरेशंस ऑफ यूरोप, इन होप उससे शब्द है। अब करीब 50 से 46 या ऐसा कुछ कंट्रीज थी, 50 से ज़्यादा हॉटलाइंस हैं। और ये इट हैज़ गोन बियॉन्ड दैट यूरोप नाउ, उसके बाहर की कंट्रीज भी हैं जिसमें इंटरपोल भी है इसके अंदर। तो उसमें भी एक इंटरपोल ने एक सॉफ्टवेयर लाया, आई कैन सी ऐसा है। अच्छा, तो आई कैन सी बेसिकली वो है इस प्रकार की, वो आई कैन सी से उन्होंने बनाया हुआ है, चाइल्ड अब्यूसिव सेक्सुअल मटेरियल, उसी से उसको एक नाम दिया है सॉफ्टवेयर को। उसका भी यही काम है, आइडेंटिफाई करना, उसको हैशटैग करना, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करना और कोशिश करना कि वो रुक जाए, उसके डुप्लीकेट्स और स्प्रेड ना हो, स्प्रेड ना हो। तो जैसे मल्टीप्लाई ना हो तो उसको रोकने में वो काम आए। तो मुझे लगता है कि इंडिया को हॉटलाइन वाले उसके अंदर बहुत जल्दी आपने पढ़ा होगा जो एक ब्लैक इंटरनेट या कोई एक ऐसा एक इंटरनेट का ऐसा हिडन हिस्सा है, डार्क वेब में कई तरह के क्रिमिनल ट्रांजैक्शन चलते हैं। लोग नशे का सौदा करते हैं, पोर्नोग्राफी जितना भी इलीगल है वो, जितना भी इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और जो डेटा चुरा लिया है मान लीजिए किसी गवर्नमेंट, वो वहाँ सेल के लिए रख दिया जाता है, वहाँ सेल के लिए रख देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट वहाँ भी बिकते हैं? जी हाँ, जो मैंने तीनों मॉडल बताए उसमें वहाँ भी इसमें पकड़ में आते हैं। डार्क वेब में जो कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, जो पैसे दे के, क्या इसमें क्रिप्टो भी यूज़ होता है, चाहे वो पेमेंट का हो या मटेरियल भी जो है, आप एक लेवल के बाद जाके और ज़्यादा मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो डार्क वेब का माध्यम जो है, उनको मालूम है कि इसके टूल्स अभी कम हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसीज कम यूज़ करती हैं, उसको डिफ़िकल्ट है थोड़ा ट्रैक करना, और उसका कुछ प्रतिशत इनमें पाया जाता है। लेकिन एफर्ट्स उसके इंटरनेशनली अभी काफ़ी किए जा रहे हैं ताकि उसको भी रोक लगाई जा सके, क्योंकि कानून वही लागू जी जी। ये बताइए मुझको, अब हर हाथ में मोबाइल आ गया, हर किसी के पास डेटा पैक हो गया, 50 रुपये महीने से लेके 1000 रुपये महीने तक का डेटा पैक किसी न किसी के पास है ही है। लोग ऐसा कंटेंट एक दूसरे को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, कोई उसको अपलोड कर देते हैं, उनका चेहरा मैं देखता हूं तो मुझको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल इंटेंट से इसने किया हो। मुझको लगता है कि नासमझी, नादानी, जानकारी न होने की वजह से इसने ज़्यादा कर दिया। इसको शायद ये अंदाज़ नहीं है कि ये इतना बड़ा क्राइम है कि गिरफ्तार हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है आम लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे जो अभी आपने मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट की बात की,
विषय छोटा था, मैं बहुत 2 लाइन में लिख सकता था कि इसको गलत है, लेकिन मुझे लगा कि ये व्यापक लोगों को तक जानी चाहिए ये बात कि ये ऑफेंस है, इसको नहीं करना है हमको। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के मटेरियल के यूजर्स रहते हैं तभी इंडस्ट्री चलती है। बिल्कुल। आप सर्च करने पर पाबंदी लगाएंगे तो बिजनेस थोड़ा धीमा होगा, तभी उस पर नियंत्रण होगा। अगर उसके वहाँ खरीदार बहुत हैं और बहुत लोग देखने वाले हैं तो ये बिजनेस कहीं ना कहीं से तैयार करेंगे। कुल मिला के ये एक बिजनेस है। तो ये इंडस्ट्री पे नियंत्रण के लिए मुझे लगता है, इसीलिए मैंने उसमें लिखा भी सही कि इवन पोक्सो में भी वो पोजेशन और डाउनलोडिंग उसमें भी इंक्लूड करना चाहिए, और ताकि जो इनकंसिस्टेंट अभी नहीं है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे लॉज में। तो ये इसकी एक तो व्यापक रूप से अवेयरनेस, जैसे आपने बोला, मुझे लगता है कैसे अवेयरनेस बोलना शब्द आसान है, जी हाँ, करना मुश्किल है। देखिए अब कानून का जो रहता है, जब कानून बनता है तो 2-3 दिन छपता है, और मुझे लगता है कार्रवाई होती है जब तो पेपरों में प्रकाशित हो, एक ये है। दूसरा स्कूल कॉलेजेस, एक ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जी हाँ, जो ऑर्गेनाइज्ड है, एनजीओज हैं, उनको भी इस बात पे काम करना, इस पे भी काम करना चाहिए। जो बच्चों से रिलेटेड, पर्टिकुलरली चाहे वो हमारा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जितने भी बच्चों से जुड़े, क्यों पर्पस इसके अंदर बच्चों को सेव करना, बच्चों को बचाना है, यानी विक्टिम असिस्टेंस जो है, जो शिकार को बचाना है ऐसे वायलेंस के या क्राइम के। तो मुद्दा फोकस बच्चों पे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए क्या कानून है कि महिला बाल विकास जो है वो भी प्रमोट कर सकता है कि भाई बच्चों के बारे में ऐसा मत कीजिए, ये क्राइम है, जेल चले जाओ। पुलिस कर सकती है, पुलिस डेफिनेटली करना चाहिए, पुलिस को करना ही चाहिए। मीडिया को इन चीजों को बीच बीच में उठाना चाहिए। और मुझको लगता है कि एनजीओज, आईटी एक्ट वाले, जी हाँ, और लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसी, आईएसपीस पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको काफ़ी एग्जम्पशंस हैं। आपने सुना होगा सेफ हार्बर की बात सुनी होगी, सेफ हार्बर की बात सुनी होगी। श्रेया सिंगल का एक प्रकरण आया था जिसके अंदर आईटी एक्ट के तहत कि ये बोला गया धारा था, उसकी जो है एक वो रीड डाउन की थी, उसको खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कम किया था उसको, थोड़ा सा कम कर दिया था। और ये कहा था कि 2 प्रावधान हैं, आप इंटरमीडियरी बोलते हैं हम आईएसपी को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक दिया था उस धारा को या उसके एक हिस्से को, जी, उसके बाद भी देश भर की पुलिस उसको लंबे समय तक यूज कर रही थी। वो मैं बताता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए। 2 चीजें थी, एक तो 66A था, उसको किया था, वो पुलिस ने यूज किया, 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति ली। अब टोटल हमने तो वो अलग था, 66 वो अलग था, ठीक। हाँ, वो भी था। वो हमने अपने सीसीटीवी में इसको डिसेबल कर दिया था जब ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मुझे लगा ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आप उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तो ऐसा हमने किया था। तो ये वो था। ये दूसरा है कि अगर कोई इंटरमीडिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो 66 था, ये 79 है कि इंटरमीडिएट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी प्रावधान यह है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई मटेरियल अपलोड करता है, क्योंकि इंटरमीडिएट हर मटेरियल को, कंटेंट्स को देखता नहीं है। किसी का प्राइवेट कंटेंट हो सकता है, सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं, वो नहीं देखता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब उसको बोला जाएगा, बोला कैसे जाएगा, इधर बाय गवर्नमेंट ऑर्डर और बाय कोर्ट ऑर्डर, किसी न किसी से बोला जाएगा। तीसरा प्रावधान था जो अपने आप करने का, वो इट वाज रेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखिए, मैंने इसीलिए आपको दूसरे मॉडल बताया अमेरिकन की, कि वहां पर एक प्रावधान है कि प्रोएक्टिव है कि ये इंटरनेट प्रोवाइडर से जो है, इनके ऊपर एक वॉचडॉग बैठा है जो उनके कंटेंट को भी झांक के देख रहा है, और चाहे वो साथ में एक दूसरी एजेंसी है, वो साथ, क्योंकि क्या होता है, आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लगातार देखना है, आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्स ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है अभी अमेरिकन पार्लियामेंट में जो एमपीज की एक कमेटी बनी, जी, उसने वहाँ की बड़ी आईटी कंपनीज की सुनवाई की, जिसमें फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को भी पहुँचना पड़ा। वहाँ जो एमपीज बैठे थे कमेटी में, उन्होंने इतनी धज्जी उड़ाई न केवल फेसबुक की बल्कि बाकी टेक कंपनीज, उन्होंने सॉरी भी बोला उसके बाद कुछ। उन्होंने कहा कि जो लोग बैठे हैं, माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जी हाँ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, आप खड़े होकर उनसे माफी मांगना चाहेंगे कि नहीं? आप माफी मांगेंगे कि नहीं खड़े होके? तो जो सांसद कमेटी को शायद चेयर कर रहे थे या एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने एक किस्म से थप्पड़ मार कर मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगवाई, माँ बाप से, जिनके बच्चे जो हैं इसी किस्म की कई क्रिमिनल एक्टिविटीज या
बुलिंग करना, परेशान जी, करना, उनको बॉडी शेमिंग की। जी, अभी तो मैंने कुछ देर पहले वर्चुअल रेप की भी बात, डिजिटल रेप की भी बात सुनी, डिजिटल किडनैपिंग की बात सुनी कि किस प्रकार से डिजिटल मीडियम से कैसे उसको डिसअपियर दिखा दिया गया और इस प्रकार का प्रकरण सामने आया। तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर इसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करें। जी, तो आप ठीक करें। तो मुझे लगता है जो अवेयरनेस फील्ड में, अवेयरनेस का जो फील्ड है, इसमें लगातार काम करने की ये तो आपको लग रहा है, मुझको भी लग रहा है, लेकिन आज जमीनी ज़मीनी हकीकत लेवल क्या है अवेयरनेस और एजुकेशन की? क्या है जमीनी हकीकत? आप पूरे जिंदगी से यहाँ छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, जी हाँ। नौकरी में देखिए, आए मैंने तब तो से इसमें देख ही प्रकरण रहे जब हैं। मैंने देखा कि सुकमा का भी अपराधी है, सुकमा का भी मैंने अपलोड करते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि ये तो रूरल एरिया कहाँ तक फैल चुका है। बहुत ज़्यादा यानी डिवाइसेस पहुंच गई है, अवेयरनेस नहीं पहुंची है। एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट की पहुंच गई, डाटा इतना यानी ईजी हक हो सब गया। मिल गया है, जिम्मेदारी का ठिकाना नहीं है। जी हाँ, ये नौबत है आज। तो संयुक्त रूप से मुझे लगता ये है बहुत इस मोर्चे पे बहुत कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। जी। तो अच्छा है, हमारी बातचीत जो है आज की, आपको लगता है इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई पहलू छूट रहा है हमारी बातचीत में? नहीं, मुझे लगता है मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 4 साल पहले, रादर 5 साल पहले, आपको याद होगा कि एक रेप सीन का वीडियो लेके अपलोड किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया था, सीबीआई को दिया था कि इसको ब्लॉक करिए और इसका सोर्स लगाइए। उसके बाद जब ये पकड़े गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि इसको रोकने के लिए कुछ करिए। उसके बाद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का एक पोर्टल प्रारंभ हुआ था 2018 में। तो देखा कि वो जो cybercrime.go.in साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जो पोर्टल है, उसके ऊपर अब रेप और चाइल्ड रेप की बात थी उसके अंदर। तो वो एक साल उसमें जो रिपोर्ट्स आई थी वो बहुत कम थी, बहुत कम थी। मैंने बोला जैसे बहुत कम लोग बताते हैं। साइबर क्राइम किसी ने ओटीपी मांग वो लिया और बाकी सब प्रकार के क्राइम आ रहे थे उसको छोड़कर। तो नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने उसको वो कर दिया, इसको वाइडन कर दिया कि आप कोई भी प्रकार का साइबर क्राइम हो इसमें रिपोर्ट करिए। तो उसमें देखा कि अब जो ज़्यादा क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम के ज़्यादा आते हैं कि लोग अगर कोई चाइल्ड जामताड़ा जैसी जगह से जनरेट हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत फाइनेंशियल क्राइम्स उसमें बहुत रिपोर्ट होते हैं। और कुछ लड़कियां रिपोर्ट करती हैं एक्सप्लॉयटेशन की, तो वो अपना नाम एनोनिमस रखना चाहती हैं। वो रिवेंज पोर्न वगैरह किसी ने पोस्ट कर दिया, लेकिन क्या होता है, मैंने बोला कि वो नाम और अपना वो एनोनिमस रहना चाहती हैं, तो उसमें कार्रवाई करने को पुलिस को बहुत दिक्कत होती है। कई बार हम क्रिमिनल तक पहुंच भी जाते हैं क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर, कई डिटेल्स वो देती हैं लड़कियां। लेकिन उसके बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एविडेंस वीक होता है, तो वो पुलिस बच जाते हैं, कर निकालते हैं। कई बार हम लोग हिम्मत बंधा के कई लोग रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि सामने आइए, एक्शन लेंगे, तभी लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे। तो एक ये इसके अंदर परेशानी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास, आप इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई थर्ड पार्टी की पता लगती है, वो भी इसमें सूचित करिए। और पुलिस से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को और गंभीरता से उसको देखें, कौन अपराधी उसको पकड़ें। ये तो मिलजुल कर करने वाला है, क्योंकि जो आदमी देखता है वो बचने की कोशिश करता है। ये कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की जरूरत है। विज साहब अभी जो कह रहे हैं उससे ये बात समझ में आती है कि स्कूल और कॉलेज तो एक बहुत संगठित जगह है जहाँ पे लोग क्लासरूम में बैठकर सुनने के आदी रहते हैं। आप किसी रोटरी या लायंस क्लब की मीटिंग में जाके कुछ कहेंगे तो लोग आपस में गप मारते बैठे रहेंगे, स्पीकर की बात को हो सकता है कि न सुने। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बच्चों को सुनने की आदत रहती है उसी जगह से, उसी उम्र से। अगर साइबर क्राइम के शिकार न होना और साइबर क्राइम न करना, इन दोनों चीज़ों को अगर वहाँ सिखाया जाए, जागरूक किया जाए, तो शायद वो जागरूकता लोगों को बचा सकती है, क्राइम करने से भी बचा सकती है, क्राइम का शिकार होने से भी बचा सकती है। आपने दिलचस्प बातचीत सुनी। विज साहब बहुत सारे पहलुओं पर लिखते हैं, हम उनसे फिर दोबारा बात करेंगे। आज का ये एपिसोड हमने केंद्रित रखा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे, किस तरह के कंटेंट जो हैं, किस तरह से चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आती हैं, कौन कौन से कानून उनके खिलाफ हैं, निगरानी रखने वाली कौन कौन सी इंटरनेशनल से लेकर लोकल चीज़ें तक जो हैं उसमें आती हैं। हाँ विज साहब, हाँ, आपने शुरू में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन की बात की थी, ऑडियो की बात आई थी, तो मुझे लगता है अभी कानून में विजुअल डिपिक्शन है, मैं कुछ रिकलेक्ट कर रहा था, तो शायद
केवल ऑडियो उसके अंदर शायद इंक्लूड नहीं है, नहीं मैं है। रीवेरीफाई करूंगा, उतनी लेकिन मुझे बारीकी लगा कि हाँ उसको देखना होगा हाँ, कि तो मुझे audio लगता है कि विजुअल नहीं। है, शायद अगर एक्सक्लूसिव ऑडियो होगा तो शायद अपराध की श्रेणी में नहीं है, मुझको- वो एक्ट उसमें आएगा, आईपीसी में जरूर है, कहीं ना कहीं कवर होगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ऑडियो जो है एग्जम्प्टेड पूरी तरह से नहीं होगा। सॉन्ग्स और वो है जैसे उसके अंदर आईपीसी में, हाँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा तो फिलहाल अच्छा यही है सबके लिए कि पूरी तरह से सावधान रहिए। अपने बच्चों की प्यार मोहब्बत की, अपने बच्चों को बिना कपड़ों के आप गोद में लेते तस्वीर खिंचाते हैं, उसमें कोई कानून आड़े नहीं आता है। ये अलग बात है कि फेसबुक ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं उनके बदन को कंप्यूटर से ही देख कर रोक सकते हैं कि इसमें न्यूडिटी दिख रही है, और दूसरे लोग मॉर्फ करके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरे लोग मार्फ करके आर्टिफिशियल उसका इंटेलिजेंस के दुरुपयोग उदाहरण कर किसने सकते हैं। देखे अभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डीप फेक वीडियो बन रहे हैं उसको आप अवॉइड देखिए। करें हम। तो ऐसा मत कीजिए, आप उन तस्वीरों को अपलोड मत कीजिए, उन तस्वीरों को अपने घर में रखिए, बच्चों के बचपन की तस्वीरें। लेकिन जो सच में ही सीरियस क्राइम है जिसमें गिरफ्तारी हो रही है उसको ध्यान रखिए। वो गिरफ्तारी हो रही है सेक्सुअल पर्पस से, सेक्स के मकसद से जो वीडियो बन रहे हैं, फोटो बन रही हैं, शायद ऑडियो बन रहे हैं, इन सब को अपलोड करना, डाउनलोड करना भी, उनको सर्फ करना यानी ढूंढना भी। अगर आपकी सर्च हिस्ट्री में दिखेगा कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी ढूंढते चले जा रहे हैं तो ये सबूत आपके खिलाफ अदालत में काम आता है। अपनी जिज्ञासा, अपनी उत्सुकता मत इस्तेमाल कीजिए। मेरे जैसे लोग जो इस विषय पर एक इंटरव्यू कर रहे हैं, एक एडिटोरियल लिख रहे हैं, शायद मेरे खिलाफ शिकायत होने पर मैं अदालत में साबित कर सकूं कि मुझको इस विषय पर लिखना था, इसलिए मुझको पढ़ना था, इसलिए ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन आम लोग ऐसा तर्क नहीं दे पाएंगे। बहुत ही सावधान रहिए। एक बात जो हम लोगों ने बातचीत के दौरान अभी कही थी, डिजिटल फुटप्रिंट और ह्यूमन फुटप्रिंट में फ़र्क है। इंसान के पद चिन्ह जो हैं समंदर किनारे रेत पे अगली लहर आने तक के लिए ही रहते हैं, उनकी ज़िंदगी छोटी सी रहती है। अगली लहर आई और आपके कदमों के निशान चले गए। शायरों ने बहुत सारी इनके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट कहीं नहीं जाते। मैं आपको बतलाता हूँ, मैं अब ये ओ टाइप कर रहा हूँ, 3 बार मैंने ओ टाइप किया है, मैं भी ऑनलाइन हूँ। ये दर्ज हो गया है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं दर्ज हो गया है। अगर ये 3 बार ओ टाइप करना किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ है तो ये दर्ज हो चुका है। इसलिए बहुत ही सावधान रहिए। जो डिजिटल डिवाइसेस जो कहलाती हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये आपको एक असीमित अधिकार देती हैं, असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन इनके असीमित खतरे भी हैं। तो बहुत सावधान रहिए। ये बातचीत आपने अगर सुनी होगी, आपको अच्छी लगती होगी, अपने दोस्तों तक इसका लिंक भेजिएगा, क्योंकि डिजिटल डिवाइस तो हम में से हर एक के पास है, आपके भी हर दोस्त के पास होगी। आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि इस विषय पे आपका क्या कहना है, आज की जो बातचीत है इस पे क्या कहना है। हम आपके बीच किसी दूसरे विषय को लेकर एक बार फिर मौजूद रहेंगे, लेकिन चलते चलते मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। बिना बेल्ट बांधे हेलमेट का कोई इस्तेमाल नहीं है। किसी हादसे की हालत में वो बोतल के ढक्कन की तरह दूर जा गिरेगा। इसी तरह अगर आप चौपहिए पे कार या दूसरी गाड़ियों में चलते हैं तो उसका सीट बेल्ट लगा कर रखिए। चाहे आप पीछे की सीट पे बैठे हों, सीट बेल्ट लगा कर रखिए। चाहे आप दोपहिए पे पीछे बैठे हों, हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में जान इन्हीं से बचती है। फिर मिलते हैं।